हेलो स्टूडेंट्स, मैगोरी कोचिंग क्लासेस की ओर से ऑनलाइन सेशंस में आपका स्वागत है। 10th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी कि आज हम लोग लेसन नंबर 5 देखने वाले हैं। 5वें नंबर का लेसन जो है वो है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति ये देखने वाले हैं। इसके लेखक है सुनील शास्त्री। अब सुनील शास्त्री कौन है? सुनील शास्त्री ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं। अब इन्होंने अपने पिताजी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में इस लेसन में आपको सब बताया है। तो इसमें इतना सुंदर बताया है कि शास्त्री जी कितने ऑनेस्ट है, कितने ईमानदार हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो आप बस दंग हो जाएंगे अगर शास्त्री जी की ईमानदारी देखेंगे। तो ऐसा लगता है कि इतना बड़े पोस्ट पर जो आदमी प्राइम मिनिस्टर है, वो आदमी इतना सच्चा, इतना सीधा कैसे रह सकता है। खैर, उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, यही उनका सब कुछ है। इसीलिए शास्त्री जी का नाम आज सब तरफ लिया जाता है। खैर, कोई बात नहीं। आज हम लोग सुनील शास्त्री जी का जन्म 1950 में हुआ था। वे कुछ न कुछ अच्छा लिखते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। वो आप एक राजनेता के अलावा कवि है, लेखक भी है। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। प्रस्तुत संस्मरण में यानी इस लेख में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है कि शास्त्री जी में इतने सुंदर गुण थे कि जिसकी कोई हद, इसकी कोई लिमिट नहीं है। खैर, ठीक है। आज का यह लेसन है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुनील शास्त्री जी का लेख है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। हमने अपने जीवन में, जब तक लाल बहादुर शास्त्री जी थे, हमारे जीवन में कोई अभाव नहीं था। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीती वह दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं रहे, उसके बाद में इनका कहना यह है कि इनको बैंक में नौकरी करनी पड़ी। वो कुछ दूसरे प्रकार का अभाव था। मतलब वो अभाव का मतलब क्या है? स्कैरसिटी। हमारे पास में वो चीज़ नहीं थी। तो जब लाल बहादुर शास्त्री थे तब तक इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई स्कैरसिटी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में उन पर अलग तरह का अभाव पड़ा, उनको बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते, मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। ये सिंपल है। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी जब प्रधानमंत्री बने तो वहां जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। यह सुंदर, सबसे बढ़िया गाड़ी थी, प्राइम मिनिस्टर के लिए वो रिजर्व थी। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और मैं उसे चलाऊं। ये सुनील शास्त्री की इच्छा थी कि इम्पाला शेवरलेट जो है उनको चलाने को मिले। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात तो नहीं थी। वो खुद के बारे में कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात तो थी नहीं। तो सोचते, विचारते, कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल ही गया। जब इनके दिमाग में रहता था कि अब मैं कब चलाऊंगा ये इम्पाला, तो इनको मौका मिल ही गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। धीरे धीरे ऑर्डर भी देने लग गए थे। ये प्राइम मिनिस्टर के बेटे थे। तो हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। रेजिडेंस का मतलब है हाउस, घर का, रहने का जो एरिया है उसको हम रेजिडेंस कहते हैं। रेजिडेंस का मतलब है घर। तो इन्होंने सहाय साहब को कहा कि सहाय साहब जरा इम्पाला रेजिडेंस की तरफ आ जाए, ड्राइवर से कहिए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। घर के पास में गाड़ी आकर खड़ी हो गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। अब अनिल भैया का मतलब है सुनील के बड़े भाई, शनि शास्त्री जी के बड़े बेटे। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग अभी आते हैं अभी। जब बोला हम लोग आते हैं अभी, गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी। इम्पाला शेवरलेट इतनी सुंदर चल रही थी, क्या बताएं। याद कर बदन में झुरझुरी आती है। झुरझुरी का मतलब है
जिसको हम इंग्लिश में गूज बम्प्स कहते हैं, कि जैसे याद करते हैं तो आहा ऐसा लगता है कि वाह वाह क्या गाड़ी थी। झुरझुरी आना मतलब गूज बम्प्स आना। गूज बम्प्स आ जाते हैं, शरीर पर ऐसे कांटे आ जाते, रोए आ जाते हैं, उसको कहते हैं गूज बम्प्स आना। ठीक है। जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। जिनके यहाँ ये इम्पाला शेवर्ट लेके गए थे वहां खाना हो गया, उसके बाद में थोड़ा लेट हो गया, इनको ध्यान नहीं रहा, लेट हो गया तो देर हो गई। याद आ गया बाबूजी आते होंगे। वापस घर आ, फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। वापस आ गए घर में, फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतर कर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी। संतरी का मतलब है पहरेदार, सिपाही। वहां पर प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के बंगले के सामने जो सिपाही संतरी रहते थे, वो डर क्यों नहीं गाड़ी उन्होंने पहले ही खड़ी कर दी? वो इसलिए कि संतरी को हिदायत दी। हिदायत दी मतलब इंस्ट्रक्शन दिया कि यहाँ सैल्यूट वैल्यूट मत करो, नहीं तो ठक ठक सैल्यूट करोगे तो सब तरफ आवाज जाएगा। बस धीरे से गेट खोल दो, और अगर वो आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुले ही छोड़ दो। वो इसलिए कि अगर आवाज गई अंदर तो बाबूजी को समझ में आ जाएगा कि हम लोग आ गए हैं करके। बाबूजी का डर था, वो खटखट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी, और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताजा है, सुबह तक बात पर पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे की किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। ये जैसे ही किचन का जो दरवाजा था पीछे से अंदर घुस गए, चले गए, गाड़ी रख दिया उन्होंने। वैसे ही उनको अम्मा मिली, मतलब शास्त्री जी की मिसेस मिल गई। पूछा बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? तो उनकी अम्मा ने कहा, जवाब दिया, हाँ आ गए हैं, पूछा था, मैंने बता दिया। इनकी माँ जो लाल बहादुर शास्त्री की मिसेस जो थी वो उनके जैसे ही थी, एकदम सीधी सादी ऑनेस्ट। आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा, फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। ठीक है, रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। अब ये ऐसा लगा, इसको लगा कि अब क्या करते हैं, अब तो सब मालूम हो गया। अब सुबह ऐसा करते हैं, देर तक सो जाते हैं, ताकि क्या हो जाएगा, शास्त्री जी जल्दी जल्दी उठ जाएंगे और अपने ऑफिस के लिए चले जाएंगे, तो बाद में तो फिर कोई बात होने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन कुछ हुआ कुछ और ही। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा ठकठकाया। अब ये सुनील शास्त्री कहते हैं, जो लेखक है, मैं सोया था, सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोना दो। जो जिसने भी दरवाजा खटखटाया, इसने बोला कि मैं लेट आया हूँ, सोना चाहता हूँ, यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लाया होगा जगाने के लिए। लेकिन दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी। दस्तक का मतलब नॉक, किसी ने नॉक किया। दरवाजा खटखटाया किसी ने, ठीक है। झुंझलाता हुआ जोर से बिगड़ने के मूड में मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला, पाया कि बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफी मांगी। इन्होंने देखा कि अरे बाप रे, शास्त्री जी खड़े हैं। तो उन्होंने बोला कि सॉरी पापा। बोलिए क्या बात है? बेध्यानी में कुछ कह गया हूँ। बेध्यानी का मतलब है समझ में नहीं आया, ऐसे ही बोल गया, मेरे ध्यान में नहीं रहा, तो मैं कुछ बोल गया कि जाओ तुम अभी मुझे सोने दो। तो शास्त्री जी बोले कोई बात नहीं, आओ हम सब लोग मिलकर साथ साथ चाय पीते हैं। अब देखिए शास्त्री जी की ऑनेस्टी देखिए। हमने कहा ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर चाय के टेबल पर पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया। शास्त्री जी ने कोई बात नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? तुम्हारी अम्मा ने कहा कि तुम आ गए, लेकिन तुमने कहा कि तुम बड़े लेट आए हो रात। इन्होंने जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाना खाने के लिए चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया,
लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी तो गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? शास्त्री जी को लगा कि फिएट गाड़ी तो गेट पर खड़ी थी, तो फिर आप गए कैसे? तो फिर इनको इनका सुनील शास्त्री जो लेखक है उनको कहना पड़ा कि हम इम्पाला शेवरलेट लेके गए थे। ओ, तो शास्त्री जी बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे। शास्त्री जी अपन इम्पाला, खुद प्रधानमंत्री रहते हुए भी इम्पाला का प्रयोग नहीं करते थे। वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। स्टेट गेस्ट का मतलब है किसी देश का अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता था तब भी शास्त्री जी इम्पाला अपनी शेवरलेट निकालते थे, वरना अदरवाइज वो रोज ऑफिस में जाने का काम था तो वो फियाट से ही जाते थे। उनकी बात सुनकर मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया। मैं समझ गया कि यह इशारा इजाजत का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। देखो, अब लेखक को लगा कि अब शास्त्री जी ने बोला है कि आप इम्पाला शेवरलेट का तुम प्रयोग कर सकते हो। चाय खत्म करके उन्होंने बोला, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। तो शास्त्री जी ने इनको कहा, ड्राइवर को बुलाओ। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उसने उन्होंने पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो ना? लॉगबुक क्या रहता है? लॉगबुक वो किताब है जो सरकारी गाड़ियों में एक रजिस्टर है। उसमें आज गाड़ी कितनी किलोमीटर चली, कहाँ से कहाँ तक गई थी, इसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। तो शास्त्री जी ने वो ड्राइवर को पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो क्या? ड्राइवर उसने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने आगे पूछा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई, इन लोगों ने कितनी गाड़ी चलाई? तो वह बोला 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, वो ड्राइवर को उन्होंने क्या बोला मालूम है क्या? आपकी रजिस्टर में लिख दो कि 14 किलोमीटर का निजी उपयोग। निजी उपयोग मतलब पर्सनल यूज के लिए वो गाड़ी यूज हो गई है। तब भी उनकी बात हमारे समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा, तब भी इनको समझ में नहीं आया कि ये शास्त्री जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि अपनी माँ को बुलाओ। अम्मा जी के आने पर वो बोले कि सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा जमा कर दे। वाह, क्या बात है। उन्होंने कहा 14 किलोमीटर के पैसे 60 पैसे के हिसाब से जितने भी होते हैं उतने पैसे मेरी तरफ से जमा कर दो, क्योंकि इन बच्चों ने ये जो इम्पाला मेरी शेवरलेट गाड़ी चलाई है वो निजी कारणों से चलाई है, पर्सनल यूज के लिए चलाई है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन तब भी उनका कहना क्लियर था कि मेरे बच्चों ने मेरी गाड़ी चलाने को नहीं होना। जो गाड़ी ऑफिस की है वो ऑफिस के काम के लिए ही चलाने को होना। अगर मेरे बच्चों ने उसे उनके पर्सनल यूज के लिए चलाया है तो उसका पैसा मैं दूंगा। नहीं तो आजकल के लोग देखिए कि जिनकी ऑफिस की गाड़ियां सब पर्सनल काम के लिए उनके बच्चे चलाते हैं। और ये शास्त्री जी को देखिए कि अपने बेटों को प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी उन्होंने गाड़ी चलाने नहीं दिया। उनका जो इतना कहना था, हम और अनिल भैया वहां रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक बंद नहीं हुई। हम दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। तो ये दोनों को बहुत बुरा लगा कि हम लोग गए और पिताजी ने उसका पर्सनल यूज दिखा के पैसे दे दिए। इनको बुरा लगा कि अपन क्यों इम्पाला लेकर गए वहां पर। उनको, लेकिन एक तरफ पिताजी के प्रति इनकी बहुत श्रद्धा थी कि ऐसा काम करने वाला व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। आपस में यह बात शान के तहत नहीं कर पा रहा, पर इसलिए कि ये बात अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? अब इनका कहना यह है कि अब हम तो प्राइम मिनिस्टर के बेटे थे, अगर हम इसके बाद में बड़े हो जाएंगे, हमको कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी, तब भी हमारी इच्छा ही नहीं होगी कि सरकार की गाड़ी का उपयोग हम हमारे निजी कारणों के लिए करें। क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें जो सीख दी है, हमें जो सिखाया है वो ये है कि सरकार की गाड़ी पर्सनल काम के लिए नहीं। वाह, आप ही सोचिए, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं। सुनील शास्त्री लेखक के बेटे उनसे कहते हैं कि आप हमें साइकिल पर स्कूल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल से भेजते हैं। पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी में आते हैं, वे छोटे हैं। अब सुनील शास्त्री ने भी अपने बच्चों को क्या पढ़ाया लेखक ने कि बच्चे साइकिल से ही जाएंगे, या फिर बारिश रही तो रिक्शे से जाएंगे।
बाकी लोग अगर सरकारी गाड़ियों में आ रहे तब भी इनके बच्चे नहीं जाते थे। वे छोटे हैं, इनको लगता था, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता, समझाने की कोशिश करता हूँ। जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से उनको छोड़ देता हूँ। एक आधे बार अगर समय मिला तो ही लेखक अपनी गाड़ी से बच्चों को छोड़ता है, वरना नहीं। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ, आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना, संवारना ही मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। वरना आजकल इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो लेखक का कहना यह है कि अगर आप जब तक आपका सोचने का ढंग सही नहीं है तब तक आपके बच्चों को आप सही शिक्षा नहीं दे पाओगे। वरना आपके बच्चों को भी छोटेपन से ही इस तरह से लगता है कि चलो सरकार की गाड़ी है, मेरे पिताजी बड़े ऑफिसर है, तो ये जो सरकार की गाड़ी है वो अपने लिए ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो गलत है। तो इसलिए सही शिक्षा शास्त्री जी ने दी है। आगे देखिए, याद आते हैं बचपन के वे हसीन पल, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए का मतलब है जो उनके मैं शास्त्री जी के साथ में रहा। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव कर, उनका अगर छोटा मोटा कुछ काम रहा तो वो इनको लेखक को बता देते थे और लेखक बहुत गर्व महसूस करता था। एक होड़ थी हम भाइयों में, किसे कितना काम दिया जाए और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। सभी तीनों भाइयों में बहुत होड़ लगी रहती थी कि चलो किसको पिताजी आज काम देते हैं और कौन कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो गई है, तुम उसे ठीक कर दो, कमरा भी ठीक कर देना। ठीक है, बेतरतीब का मतलब है बेतरतीब, बेतरतीब का मतलब है अस्त व्यस्त। मेरी जो रूम जो है, मेरी अलमारी जो है वो बहुत अस्त व्यस्त हो गई है, शास्त्री जी ने अपने लेखक की तरह से कहा, और आप उसे जरा ठीक कर दीजिए। ठीक है। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। लेखक जब स्कूल से आए, उस समय छोटे थे वो, स्कूल से आए उन्होंने सब कर दिया। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था तो बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया है, बहुत बहुत खुश हूँ, पर मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वे कुर्ते भला, कोई यहाँ से फटा था, कोई वहाँ से फटा था, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए। उनके कुछ कुर्ते थे जो फटे हुए थे, वो सब उन्होंने अम्मा को दे दिए। उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, मतलब अक्टूबर का लास्ट वीक है। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे। जाड़ा मतलब विंटर, अब जाड़े के विंटर आएगा, हिवा बहुत ठंडी पड़ जाएगी, ठंड, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूंगा ना। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मैं फटा हुआ शर्ट पहनूंगा अंदर से और ऊपर से कोट पहन लूंगा। कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह से बात कर सकता है? लेकिन वो इतने सिंपल, इतने अच्छे थे कि बस मैं देखता ही रह गया। क्या कह रहे बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। देखिए कितने सुंदर विचार हैं। वो कहते हैं कि कपड़े बनाने वाले ने बहुत मेहनत से बनाए हैं, इसका यूज करते हैं, आखिरी तक यूज करते हैं। याद नहीं, यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं। मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। उन्होंने एक फटा हुआ कुर्ता उनका जो था वो अम्मा को दिया, मतलब लेखक की वाइफ को दिया। शास्त्री जी ने अपनी वाइफ को कि ये दो और इसका रुमाल बना दो। मतलब प्राइम मिनिस्टर कहता है कि भाई ये कोई कपड़ा फेंको मत, उसका कितना उपयोग हो सकता है देखो। अगर कुर्ता फट गया तो उसके रुमाल बना लेते हैं। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद यह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती, पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। उनका क्या था कि वो कुछ बोलते नहीं थे कि तुम ये करो, तुम वो करो, वो खुद करके दिखाते थे। अब खादी, अब लेखक का कहना है कि मुझे अगर कोई ये कहता, शास्त्री जी कहते कि तुम खादी से तुम्हें प्यार करना चाहिए, खादी के कपड़े पहनो, तो शायद मैं पहनता भी या नहीं भी पहनता। लेकिन जिस तरह से शास्त्री जी अपने कपड़े यूज करते हैं, फटे हुए कपड़े से रुमाल बनाना,
या फिर फटे हुए कपड़े अंदर पहनकर उसके ऊपर कोट पहनना, इससे मुझे ऐसा लगने लगा था कि खादी के प्रति लेखक को अपने आप ही प्यार बढ़ने लग गया था। अब एक थोड़ी सी और दूसरा एक उदाहरण दिया है अपनी अम्मा का। अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी की जब शादी हुई थी तो उनकी पत्नी को सिर्फ 5 ग्राम सोना मिला था। लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्होंने मुंह दिखाई में गहने उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। वहाँ पर क्या होता है, शादी के बाद में मुंह दिखाई की रस्म रहती है। उसमें वाइफ को देख, मतलब लड़की को जिसकी शादी हो गई है उसको देखने के लिए पास पड़ोस के लोग आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं और वो उनका मुख देखते हैं और उसके बदले में उनको कुछ पैसे देते हैं या इनाम देते हैं या गहने देते हैं। तो इनका कहना था कि उसमें मुझे शादी में तो मुझे कुछ नहीं मिला, 5 ग्राम मिला, लेकिन बाद में वो मुंह दिखाई की जो रस्म हुई उसमें मुझे सोना गहने मिले थे। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा हुआ। शास्त्री जी के कोई चाचा जी थे तो उनको किसी उनके व्यापार में घाटा हो गया। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, बस अब चाचा जी को घाटा हो गया और आखिरी में सब जिम्मेदारी किस पर आन पड़ी, शास्त्री जी पर आन पड़ी। उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची और नहीं इसके बारे में कभी पूछताछ की। अब ये घाटा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये कभी पूछा नहीं गया। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में ही हमारी खुशी है। अब ये बात सबको मालूम हो गई थी कि शास्त्री जी के चाचा को व्यापार में बहुत घाटा हुआ है, उसके पैसे देना है। शास्त्री जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। शास्त्री जी अपनी वाइफ के पास में गए, अपनी पत्नी के पास में जाके बोला कि तुम्हारे पास जो गहने हैं वो मुझे दे दो। अब शास्त्री जी की पत्नी जो थी उनकी इच्छा हो गई कि पूछे कि आप इसका क्या करने वाले हो या क्यों चाहिए, लेकिन देखिए वो भी इतनी सादी, इतनी अच्छी थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। पति की जो खुशी है उसी में अपनी खुशी है ये समझ के पूरे गहने उनको दे दिए। हमने गहने दे दिए, केवल टीका, नथुनी और बिछिया रख लिए। मतलब ये जो 3 गहने हैं, टीका, नथुनी और बिछिया रख लिए, वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। मतलब एक ऐसे गहने कि जो एक पत्नी के लिए बहुत जरूरी है, उतने उन्होंने रख लिए, बाकी सब गहने दे दिए। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, शास्त्री जी ने उस दिन कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। उनको बहुत दुख हो रहा था शास्त्री जी को कि उन्होंने अपनी पत्नी को पूरे गहने मांग लिए। कहने लगे, अब तुम जब मिर्जापुर जाओगे लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगे। अब मिर्जापुर से थे ही है, अब तुम अपने मायके जब जाओगी, अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, लोग तुम्हें गहनों के बारे में पूछेंगे कि तुम्हारे गहने कहाँ गए, तो तुम क्या जवाब दोगी। हम मुस्कुराए और कहा, उसकी चिंता आप न करें। इनकी पत्नी जो है वो देखिए शास्त्री जी की तरह ही है। उन्होंने कहा शास्त्री जी को कि आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। अगर लोगों ने हमसे पूछा कि तुम्हारे गहने क्या है तो हम कह देंगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, इस पर कोई शंका भी नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी भी तनिक चुप रहे, थोड़ी देर के लिए। तनिक का मतलब है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए शास्त्री जी चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है। अब देखिए वो अपनी पत्नी से क्या, प्राइम मिनिस्टर आदमी, प्रधानमंत्री जो है वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है। इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अब एक प्राइम मिनिस्टर अपनी वाइफ से कह रहा है कि तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे और सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने मैंने उतरवा लिए। शास्त्री जी को बहुत दुख हो रहा था कि वो अगर प्राइम मिनिस्टर भी है, पंतप्रधान है, लेकिन तब भी उनकी सादगी के कारण वो अपने चाचा जी का जो घाटा हुआ था उसके लिए उन्होंने अपने पत्नी से भी सारे गहने उतरवा लिए। उनसे कहा कि तुम्हारी शादी किसी और अच्छे आदमी से हो जाती तो कितना अच्छा होता। तो शास्त्री जी की पत्नी बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। असल गहना कौन है? असल गहना तो शास्त्री जी है। उनका कहना ये था, ये ही हमारे असली गहना है।
आप उन गहनों की चिंता ना करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। शास्त्री जी की पत्नी जो थी, बस वो शास्त्री जी की माफिक ही थी, बस उनके जैसा अनुशासित ढंग से काम करना, सब कुछ बहुत बहुत सुंदर काम था उनका। तो इसी तरह दोस्तों आज का ये जो लेसन है वो आपने देख लिया है। ये लेसन का नाम था हमारे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। ये जो हमारा आज का जो लेसन है, लेख है, ये लेख जो सुनील शास्त्री जी उनके पुत्र ने लिखा है और उनकी किताब में, उनकी किताब से लिया गया है, ये उद्धृत किया गया है। तो ये पूरी तरह से दर्शाता है यहाँ पर कि शास्त्री जी की ईमानदारी को दर्शाता है। शास्त्री जी कितने सादे थे, कितने सिंपल थे, कितने अनुशासन वाले थे और बहुत कम बोलकर भी जो उनको बोलना है वो बोल देते थे। उनका कहना ये था कि कम बोलो, जो करना है वो करके दिखाओ। तो बस इसी वजह से सभी लोग कहते हैं कि शास्त्री जी के जैसे प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता कोई। इतना प्रधानमंत्री की पोस्ट पर आप हो, प्रधानमंत्री की जगह हो, आज भारत के सबसे बड़ी पोस्ट पर आप हो और आप इतने सीधे रहते हो, इससे बड़ी ईमानदारी की कोई प्रतिमूर्ति हो नहीं सकती। तो ये जो लेसन है ये हमारे सब के लिए एक बहुत ही मार्गदर्शक है, इससे बहुत बड़ा मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। और अभी आपका काम इतना है कि इसके पीछे के और वर्कबुक के जो लेसन क्वेश्चन आंसर्स है वो आप बराबर क्वेश्चंस देख लीजिए, आंसर्स बराबर नोट कर लीजिए और ताकि आपको ये जो लेसन्स हैं ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज का ये जो सेशन है ये माय बोली कोचिंग क्लासेस की ओर से आपके लिए अरेंज किया गया है। तो इसके बाद में हम लोग और ये जो सेशन है ये 10th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी के लिए हम लोग बना रहे हैं। इसके आगे के सेशन में इसके आगे का जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग नया लेसन लेके मैं फिर से उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।